अक्सर ये कहा जाता है कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, कुछ ऐसे संदर्भ होते हैं, कुछ ऐसी किस्से कहानियां होती हैं जिन्हें वक्त की दरो दीवार पर हमेशा हमेशा के लिए नक्श कर दिया जाता है। बीते वक्त के साथ उन्हें मिटा पाना नामुमकिन ही नहीं है, और साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि उनको धुंधला कर पाना भी मुमकिन नहीं है तो कहना गलत नहीं होगा। उनकी इबारत कल भी अमर थी, आज भी अमर है और आगे भी अमर ही रहेगी। और कुछ अगर हम ये कहें कि हिंदी फिल्में भी ऐसी ही हैं तो कहना गलत नहीं होगा। हिंदी फिल्मों में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो वक्त के दरो दीवार पर अपनी पहचान कायम करने में माकूल साबित हुई हैं। और ऐसी ही एक यादगार, बेहतरीन, शाहकार फिल्म आज आपके लिए लेकर आए हैं AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी 12:12 और दोस्तों, आज की वो यादगार, शाहकार फिल्म है 1965 में आई फिल्म वक्त, जो बीते वक्त के साथ भी लोगों के दिलो दिमाग में आज भी तरोताजा है। और इसकी जुड़ी कहानी और कई दिलचस्प बातों के साथ हाजिर हूं मैं, आशीष। नमस्कार। और उम्मीद यही करूंगा कि इस फिल्म का आप पूरा लुत्फ उठाएंगे और साथ अपना यूं ही बनाए रखेंगे AIR FM गोल्ड के साथ, जो है खरा सोना।
झलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उभारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है, ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू। इस पल के साए में अपना ठिकाना है, इस पल के आगे की हर शय फसाना है, कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है, जीने वाले सोच ले यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी। जी हाँ, जो भी है बस यही एक पल है, और जो वक्त के साथ चला वही सफल है। फिल्म की कहानी भी कुछ इसी तरह की है कि जिसने वक्त की कद्र की, वक्त ने उसकी कद्र की। 1965 में रिलीज हुई ये मल्टी स्टारर फिल्म, जिसका निर्माण किया था B.R. चोपड़ा ने, और यश चोपड़ा ने इस फिल्म का दिया था निर्देशन। फिल्म की कहानी लिखी थी अख्तर मिर्जा ने, और संवाद की बात की जाए तो काफी अच्छे डायलॉग्स थे, वो लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। यादगार संगीत रवि का, सिनेमाटोग्राफी की पक्षभार संभाला था धर्म चोपड़ा ने, और एडिटर थे इस फिल्म के प्राण मेहरा। और दोस्तों, इस फिल्म में उस दौर के चोटी के कलाकार राजकुमार, सुनील दत्त, साधना, बलराज साहनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और रहमान शामिल हैं। वक्त की इंपॉर्टेंस को, उसकी महत्ता को दर्शाती ये फिल्म शाहकार साबित हुई उस दौर में। लोगों ने हाथों हाथ लिया इस फिल्म को, और मानो थिएटर्स पर एक हुजूम सा उमड़ पड़ा लोगों का, सिने प्रेमियों का, इस फिल्म को देखने के लिए। कहानी की बात करें तो लाला केदारनाथ, फिल्म की शुरुआत होती है लाला केदारनाथ के घर से। दिखाया यह जाता है कि एक बहुत ही संपन्न व्यापारी हैं शहर के, जो बहुत ही मेहनत से, किसी टाइम कुली का काम करते थे, हमाली का काम करते थे, अपनी पीठ पर बोरियां ढोते थे, और अपनी मेहनत से वो बढ़ते 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 आज लाला केदारनाथ बन गए हैं। कई शोरूम्स के मालिक, कई दुकानों के मालिक, और कई महलों को उन्होंने अपने नाम किया, कई जायदाद उन्होंने बनाई। और बहुत ही मेहनती और जिंदा दिल इंसान लाला केदारनाथ। उनके 3 बेटे हैं, राजू, बबलू और मुन्ना। और इत्तेफाक ये है कि तीनों अलग अलग साल में जन्म हुआ उनका, लेकिन जन्म हुआ एक ही दिन।
लिहाजा आज का दिन उनकी हवेली में खुशियों की सौगात लेकर आया है, क्योंकि आज उनके तीनों बच्चों का है जन्मदिन। तमाम मेहमान जो आए हैं वहां पर मुबारकबाद दे रहे हैं लाला केदारनाथ को, और साथ ही साथ इसरार करते हैं, फरमाइश करते हैं कि उनकी पत्नी लक्ष्मी, उसकी शान में वो कुछ कहें। तो लाला केदारनाथ कहते हैं कि भाई हम तो कल भी अपनी लक्ष्मी के दीवाने थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। तो सभी मेहमान कहते हैं कि ना, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ गाकर तरन्नुम में बताना पड़ेगा। तब लाला केदारनाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को देखते हुए ये गीत गुनगुनाते हैं। तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जब मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। दावत जो है पूरे शबाब पर है, चारों ओर से बधाइयां हो रही हैं, लोग खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और इतने में लाला केदारनाथ के जिगरी दोस्त लाला हरदयाल जो हैं वो आते हैं और अपने साथ एक ज्योतिषी जो है उनको लेकर आते हैं और कहते हैं कि बहुत बड़े महाराज हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं और जो कहते हैं वो सच हो जाता है।
तो लाला केदारनाथ कहते हैं भाई मैं तो इन बातों को मानता नहीं। तो ज्योतिषी कहते हैं कि जो वक्त ने लिख दिया है वो होके रहेगा आपकी किस्मत में। तो केदारनाथ कहते हैं कि किस्मत इंसान अपनी खुद बनाता है, खुद बिगाड़ता है, और मेरी किस्मत मेरी हाथ की लकीरों में नहीं बल्कि मेरी पीठ पर है, जहां पर मैंने बोरियां ढोई हैं और मेरी पीठ पर निशान है, और मेहनत से इंसान क्या नहीं कर सकता। तो ज्योतिषी कहते हैं क्यों, ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है तुम्हें? कहते नहीं, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, मुझे अपने केवल हाथों की, अपने बाजुओं की मेहनत पर भरोसा है। मैं चाहूं तो क्या नहीं कर सकता हूं। मैं अपने तीनों बच्चों का भविष्य मैं बनाऊंगा, तीनों बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, एक को बैरिस्टर बनाऊंगा। ऐसे करके वो बताते हैं कि मैंने अपने अपने बच्चों के लिए क्या क्या सोचा हुआ है। तब ज्योतिषी हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, जो करना है वक्त ने करना है, ऊपर वाले ने करना है। कहते नहीं। खैर, ये बहस होती रहती है और इतने में सब लोग विदा हो जाते हैं। तो लाला केदारनाथ लक्ष्मी को कहते हैं कि मैंने अब बहुत तरक्की कर ली, अब देखना मैं अगले साल तक एक बहुत बड़ा महल बनाऊंगा, एक बड़ी सी मोटर लूंगा जिसमें हम हमारे तीनों शहजादे बैठकर निकलेंगे तो सभी कहेंगे कि देखो वो जा रहे हैं लाला केदारनाथ और उनका परिवार। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि वक्त पलट जाता है, और ऐसा पलटता है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। एक पल में जहां खुशियों की बारात सी आई हुई थी, वहीं मातम पसर जाता है। होता यह है कि एक भूचाल, एक भूकंप आता है और ऐसा विनाश करता है कि सब कुछ तितर बितर हो जाता है। पूरा घर बार, पूरा शहर बर्बाद हो जाता है और लाला केदारनाथ अपने परिवार के साथ बिछड़ जाते हैं, दर बदर की ठोकरें खाते हैं अपने परिवार को ढूंढने के लिए। कल जहां बसती थी खुशियां, आज है मातम वहां। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है खिज़ां। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम, वक्त की गर्दिश से है चांद तारों का निजाम। वक्त की ठोकर में है क्या हुकूमत क्या समाज, क्या हुकूमत क्या समाज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें, वक्त की पाबंद है आती जाती रौनकें।
वक्त है फूलों की सेज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त है कांटों का ताज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, वक्त का बदले मिजाज, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। जी हाँ, लाला केदारनाथ को ये बात अब समझ में आ गई कि मैं वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। दर बदर की ठोकरें खाता हुआ लाला केदारनाथ पहुंचता है एक अनाथ आश्रम में, जहां पता चलता है कि कैंप में कई बच्चे जो भूकंप से पीड़ित थे वो यहां पर लाए गए हैं और यहां पर वो रह रहे हैं। दर बदर की ठोकरें खाता हुआ जब वो उस अनाथ आश्रम में पहुंचता है तो पता ये चलता है कि बेटा जो था वो कल तक तो यहां था, लेकिन मैनेजर ने उसे इतना मारा, डांटा कि वो यहां से भाग गया। जब ये बात पता चलती है लाला केदारनाथ को तो वो गुस्से से आपा खो बैठते हैं और गुस्से में उस मैनेजर की हत्या कर देते हैं, गला दबा देते हैं और इस इल्जाम में उन्हें जेल हो जाती है। खैर, वक्त के साथ तीनों बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। सबसे बड़ा बेटा राजू यानी राजा एक चोर बन जाता है और चिनॉय सेठ के लिए काम करता है। मझला बेटा बबलू यानी रवि एक दंपत्ति को मिलता है, साधन संपन्न दंपत्ति हैं, पैसे वाले हैं, वो उसकी अच्छी परवरिश करते हैं और वो बड़ा होकर एक वकील बनता है। और छोटा बेटा मुन्ना यानी विजय अपनी मां के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा है। ग्रेजुएट होने के बाद भी वो एक जगह ड्राइवर की नौकरी करता है। और फिल्म के अंदर रवि जो है, जो वकील बन चुका है, वो उसकी प्रेमिका है वहां पर और उसके साथ वो अच्छा समय बिता रहा है। प्रेमिका है मीना और मीना के साथ उन दोनों का आपसी मेलजोल काफी बढ़ जाता है और दोनों में प्यार हो जाता है। उधर राजा भी जो है वो मन ही मन मीना को चाहता है, लेकिन मीना इस बात से अनजान है क्योंकि वो रवि के साथ प्यार करती है। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के
लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा आहा हा। ओहो हो। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। दिल्ली में जश्न हम मनाएंगे, तिरंगा भी शान से लहराएंगे, ऐसे में अपना कर्तव्य भी निभाएंगे। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के साथ हम मिलकर उठाएंगे। नववर्ष के जश्न में आप दिल्ली पुलिस के साथ शहर की सुरक्षा के प्रहरी बनिए। किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति को देखते ही तुरंत दिल्ली पुलिस की इमरजेंसी नंबर 112 पर संपर्क करें, क्योंकि हम साथ हैं। 12:38 और 25 सेकंड। AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। वो जो एक फिल्म थी और आज की फिल्म है वक्त। फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है तो उस तरफ ये दिखाई देता है कि सबसे छोटा बेटा जो है विजय, उससे प्यार करती है रेनू। और रेनू वही लड़की है, उन्हीं माँ बाप की बेटी है जिन्होंने रवि को बचपन में रास्ते से उठाया था, गोद लिया था, उसको पाला पोसा था। लिहाजा रवि और रेनू रिश्ते में होते हैं बहन भाई। तो रेनू जो है वो विजय को बहुत चाहती है, लेकिन विजय उसको हर बार नजरअंदाज करता है। चाहता भले ही वो भी है अंदर से, लेकिन ऊपरी तौर पर वो ये जाहिर करता है कि वो उसे नहीं चाहता। क्यों? इसके पीछे उसका कारण ये है कि वो गरीब है, गरीब माँ के साथ रहता है, माँ बीमार रहती है और वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी की अमीरी उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। लिहाजा वो हमेशा हमेशा रेनू से दूरी बनाता है, लेकिन रेनू हमेशा चाहती है कि वो विजय को अपना ले, अपना बना ले। पिकनिक पर जाते हैं दोस्तों के साथ, वहां भी इजहार मोहब्बत होता है, लेकिन बात धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें।
के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अच्छा नहीं होता यूं ही सपनों से खेलना, बड़ा ही कठिन है हकीकतों को झेलना। अपनी हकीकतें मेरे सपनों पे वार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। की गोद में घेरे भी हैं मंझधार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार। कहानी आगे बढ़ती है। राजा और रवि मीना की वजह से कई बार मिलते हैं। राजा नहीं चाहता कि मीना जो है नजदीकियां बढ़ाए रवि के साथ, लेकिन इस बात से अनजान है कि दोनों आपस में एक दूसरे से टूटकर प्यार करते हैं। तो राजा एक दिन गुस्से में रवि को जान से मारने के लिए उसके घर पहुंचता है, तो वहां देखता है रवि के बचपन की तस्वीर। जाहिर हो जाता है उसके ऊपर, राज खुल जाता है कि रवि मेरा ही छोटा भाई है। लिहाजा अपने मन से विचार त्याग देता है वो मीना का। लेकिन एक तरफ अपने प्यार की कुर्बानी करता है राजा, तो दूसरी तरफ सेठ चिनॉय जो है वो राजा का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि राजा उसके लिए चोरियों का काम करता है, चोरी करता है। लेकिन अब वो चिनॉय सेठ से बगावत करने में उतर आया है कि रवि को के रास्ते में कोई नहीं आएगा। तो लिहाजा चिनॉय सेठ के साथ उसको दुश्मनी महंगी पड़ती है। खून के कत्ल के इल्जाम में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, झूठे कत्ल के इल्जाम में। और वहां पर रवि जो है राजा का केस लड़ता है, और इस बखूबी के साथ लड़ता है केस कि राजा बरी हो जाता है और असली कातिल पकड़ा जाता है। कई रोमांचक मोड़ से गुजरती हुई कहानी एक बार फिर बिछड़े हुए परिवार को मिला देती है, और आखिर में लाला केदारनाथ इंसानी जीवन में वक्त की अहमियत को समझते हैं और अपने बेटों को भी यही नसीहत देते हैं कि वक्त ही आदमी को बनाता है और वक्त ही आदमी को बिगाड़ता भी है।
लेके हवाएं आई, किसके आने की खबर लेके हवाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई, जिस्म से फूल चटकने की सदाएं आई। रूह खिलने लगी, रूह खिलने लगी, सांसों में महक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, दिल के सोए हुए तारों में खनक जाग उठी, कौन आया। अभी आप ये भी चाहेंगे ये आपको बता दें कि कौन से कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया। तो बलराज साहनी थे लाला केदारनाथ, राजकुमार राजा, सुनील दत्त रवि, शशि कपूर विजय, अचला सचदेव लक्ष्मी, रहमान चिनाय सुइट बने थे, मदनपुरी थे बलबीर, साधना मीना मित्तल, शर्मिला टैगोर रेणु खन्ना, मनमोहन कृष्ण मित्तल, लीला चिटनेस मिसेस मित्तल, जीवन अनाथालय का मैनेजर, सुरेंद्र खन्ना बने थे, खन्ना का किरदार निभाया था उन्होंने, सुमिति गुप्ते मिसेस खन्ना बनी थी, शशिकला रानी साहिबा, हरी शिवदसानी लाला हरदयाल, मोतीलाल थे सरकारी वकील, जगदीश राज पुलिस इंस्पेक्टर, मुबारक बने थे जज और एरिका लाल बनी थी जलसे में पार्टी में जो गाना गाती हैं आगे भी जाने ना तू। यानी मल्टी स्टारर फिल्म थी ये 1965 की, और इस फिल्म के बाद अगर ये कहें कि मल्टी स्टारर फिल्मों का एक सैलाब सा आ गया था क्योंकि ये जन्मदाता मानी गई उन फिल्मों की, मल्टी स्टारर फिल्मों की, तो कहना गलत नहीं होगा। दरअसल बी आर चोपड़ा ने मुख्य रूप से पृथ्वीराज कपूर और उनके 3 बेटों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के साथ फिल्म बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन ये बिमल रॉय थे जिन्होंने यश चोपड़ा को राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को 3 भाइयों के रूप में लेने के लिए सलाह नहीं दी थी। उन्होंने इसके खिलाफ कहा था। उन्होंने ये रीजन दिया था कि भाई कपूर भाई एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि कोई भी ये बता सकता है कि वो डेफिनेटली एक दूसरे से संबंधित हैं, जो पिछड़े हुए भाइयों की कहानी को पूरी तरह खत्म कर देगी, ये बात सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार बिमलदा की बात मानी गई और फिल्म में सिर्फ शशि कपूर को ही कास्ट किया गया था। दोस्तों, उस फिल्म में उस दौर की सबसे लंबी अभिनेता सूची है, मल्टी स्टारर जैसे मैंने आपको बताया, और ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में इसका दोबारा निर्माण हुआ तेलुगु में, जिसका नाम था भाले अबायुलु, जो 1969 में आई। फिर मलयालम में कोलिलाकम जो 1981 में आई। और 1965 की ये वक्त जो फिल्म थी, ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भी फिल्म बनी, और भाइयों के बिछड़ने फिर उनके मिलने वाला जो सब्जेक्ट था वो इसी फिल्म ने शुरू किया। और एक दिलचस्प बात आपको और बता दें कि सुनील दत्त को इस जब फिल्म की पेशकश की गई थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि उनको ये लगा था कि राजकुमार की ही सबसे अच्छी भूमिका है और वो चाहते थे कि वो रोल उनको मिले, लेकिन निर्माताओं ने जोर देकर कहा कि सुनील दत्त जो है वो ये वाला किरदार निभाए, रवि वाला। तो आखिर बी आर चोपड़ा का कहना वो टाल नहीं सके और उन्होंने फिल्म साइन करी, लेकिन जैसा वो कह रहे थे, जैसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये फिल्म वाकई राजकुमार साहब ही अपने नाम कर गए और वो इस फिल्म के सबसे सशक्त किरदारों में से एक माने जाने लगे। ये उनकी भविष्यवाणी सही हुई। सारा क्रेडिट, सारा श्रेय जो था वो राजकुमार को मिला इस फिल्म के हिट होने का। और एक और बात हम आपको ये बता दें कि धर्मेंद्र को ये फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन वो उस समय बड़े भाई का यानी राजा का रोल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए बाद में भूमिका राजकुमार को मिली। वक्त बी आर चोपड़ा, धर्म चोपड़ा और यश चोपड़ा की पहली रंगीन फिल्म भी थी। और संगीत की बात करें तो यहां भी एक ट्विस्ट आया था, और वो ट्विस्ट ये आया था कि शंकर जयकिशन को फिल्म की पेशकश की गई थी, लेकिन यश चोपड़ा चाहते थे कि उनके गीतकार साहिर काम करें, लेकिन शंकर जयकिशन के पास उनकी पेट जोड़ी जो थी वो शैलेंद्र और हसरत जयपुरी थे, तो इन्होंने उनके बिना काम करने से मना कर दिया था।
पुरस्कारों की बात करें, जब इतनी हिट और शाहकार फिल्म बनती है दोस्तों, तो जाहिर है कि पुरस्कार भी उस फिल्म की झोली में एक नहीं बल्कि कई आते हैं। तो 13वें फिल्म फेयर पुरस्कार में इस फिल्म को कई श्रेणियों में पुरस्कार मिले, जैसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजकुमार को मिला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा बने, सर्वश्रेष्ठ कहानी का ताज पहना अख्तर मिर्जा ने, और बेस्ट डायलॉग यानी सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन अख्तर उल इरमान को, सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी कलर्ड में धर्म चोपड़ा के नाम रही। और इसके अलावा फिल्म को 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म B.R. चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साधना के लिए। तो ये थी वक्त फिल्म की कहानी और उससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें। उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9868868753। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी कलर्ड में धर्म चोपड़ा के नाम रही। और इसके अलावा फिल्म को 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म B.R. चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साधना के लिए। तो ये थी वक्त फिल्म की कहानी और उससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें। उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9868868753। सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी कलर्ड में धर्म चोपड़ा के नाम रही। और इसके अलावा फिल्म को 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, सर्वश्रेष्ठ फिल्म B.R. चोपड़ा के लिए और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री साधना के लिए। तो ये थी वक्त फिल्म की कहानी और उससे जुड़ी कई दिलचस्प बातें। उम्मीद है कि आपको आज का ये सफर अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। हमारा नंबर है 9868868753। कहते